हेलो फ्रेंड, चलिए इकाई 4 के बारे में पढ़ते हैं। इसमें समाजशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि समाज के प्रमुख तत्व कौन कौन से? स्रोत मैकाइवर और पेंज। इनके अनुसार समाज रीतियों, कार्यविधियों, अधिकार सत्ता, पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों, श्रेणियों, मानव व्यवहारों के नियंत्रण, स्वतंत्रताओं की व्यवस्था आदि का है। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा परिवर्तित होता है। प्रमुख तत्व रीतियाँ हैं, कार्यप्रणाली है, अधिकार है, फिर पारस्परिक संयोग है, फिर मानव व्यवहार पर नियंत्रण और स्वतंत्रता। सामाजिक समरसता में बाधक तत्व बताइए। पहला है सांप्रदायिकता, फिर जातिवाद, रूढ़िवादिता, फिर भाषावाद, क्षेत्रवाद और फिर उचित शिक्षा का अभाव। भारत देश में समाज के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारत देश में समाज का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। पहला जनजाति समाज, ट्राइबल सोसाइटी, फिर कृषक यानी एग्रीकल्चरल सोसाइटी, औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, फिर उत्तर औद्योगिक समाज, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। जनजाति समाज से क्या तात्पर्य है? जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह जिसकी अपनी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, व्यवसाय एवं राजनीतिक संगठन होता है तथा सामान्यतः वह अंतर्विवाह के नियमों का पालन करता है, जनजाति कहलाता है। जनजाति समाज के प्रमुख लक्षण बताइए। पहला है जनजाति निश्चित भूभाग में निवास करती है। दूसरा, इनकी भाषा सामान्य एवं वंशानुगत होती है। एक जनजाति में कई परिवारों का एकत्रीकरण होता है जिसमें कई वंश, समूह व गोत्र होते हैं। विनष्ट प्रत्येक जनजाति का एक नाम होता है जिसके माध्यम से वो पहचानी जाती है। एक जनजाति में सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं। सामाजिक समरसता की अवधारणा पर प्रकाश डालें। सोशल हार्मनी ये क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? सोशल हार्मनी का सामाजिक समानता से इसका अर्थ है, अर्थात समाज के सभी वर्गों और वर्णों के मध्य पारस्परिक प्रेम व भाईचारे की भावना से है। यह देश की अखंडता, एकता और प्रगति का मूल आधार। सामाजिक समरसता के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस होना चाहिए, सदस्यता होनी चाहिए, मेंबरशिप होनी चाहिए, फिर आत्मीयता, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, सर्वहित, सभी का इंटरेस्ट होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट, सरोकार, समूह चेतना, ग्रुप कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, बंधुत्व होनी चाहिए, बदर और परावलंबन होना चाहिए। समरसता के उद्देश्य लिखें। तो उद्देश्य क्या है? पहला, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। दूसरा, विभेद मुक्त आदर्श समाज की स्थापना। फिर नारी प्रतिष्ठा, मानवीय अस्मिता, समाज में एकत्व, ममत्व की भावना का विकास, सतत विकास और समतामूलक समाज की स्थापना। समरसता की विशेषताएं लिखें। तो यह समाजवाद, साम्यवाद और अन्य सभी विवादों से ऊपर मानव का दर्शन है, मानवता का दर्शन है। गुणात्मक और भावनात्मक रूप से सामाजिक समरसता की अवधारणा अन्य समकालीन अवधारणाओं से श्रेष्ठ है। सामाजिक समरसता को समाज परिवर्तन के सतत सामूहिक प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। धर्म से आप क्या समझते हैं? धर्म का जो अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन है उसको रिलीजन कहते हैं। फिर फेजर के अनुसार धर्म मनुष्य की उच्चतर शक्तियों में विश्वास और उन्हें शांत या प्रसन्न करने की कोशिश या धारण करने योग्य या सबसे उचित धारणा जिसे सबको धारण करना चाहिए। सामाजिक समरसता की चुनौतियाँ लिखें। तो प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? पहला है धार्मिक कट्टरता और संप्रदायवाद, जातियों का राजनीतिकरण, फिर क्षेत्रगत, जातिगत, वर्गगत, व्यक्तिगत पहचान का संकट, पृथकतावादी आंदोलन, संरक्षणवादी नीतियाँ, वर्चस्व की भावना, बढ़ती आर्थिक विषमता, सोशल मीडिया का नकारात्मक दृष्टिकोण, संवैधानिक मूल्यों, विचारों की अनदेखी। उपयुक्त चुनौतियों के पश्चात सामाजिक समरसता लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंदोलन बनता जा रहा है। वर्ग के प्रमुख घटक, लक्षण या विशेषताएं लिखें। तो पहला है प्रार्थना, पूजा, आराधना, धार्मिक प्रतीक, पौराणिक कथाएं, धार्मिक मूल्य, पवित्रता, भक्ति, प्रेम, शक्ति के प्रति श्रद्धा, अलौकिक शक्ति में विश्वास। टेलर के अनुसार धर्म का अर्थ आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। धर्म का महत्व बताइए। तो धर्म सामाजिक व्यवस्था करता है, समाज को संगठित करता है, सामाजिक नियंत्रण में मददगार होता है। धर्म से व्यक्तित्व का विकास होता है। धर्म सुरक्षात्मक भावना का विकास करता है। धर्म समाज का कल्याण करता है। धर्म के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। धर्म के प्रमुख रूप निम्न है। पहला, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन होता है। जड़ देवतावाद, जादू, टोटमवाद, आत्मवाद और संस्कारवाद। जड़ देवतावाद क्या है? यह धर्म का सर्वाधिक प्रारंभिक रूप है।
इसमें भौतिक वस्तुओं की रहस्यमय शक्ति के कारण पूजा होती है। फॉर एग्जाम्पल पत्थर की पूजा, पत्थर की पूजा। नेक्स्ट है टोटमवाद क्या है। तो इसमें कोई जनजाति स्वयं को किसी वस्तु, मुख्यतः पशु अथवा पौधे से संबद्ध मानती है, जिस वस्तु के प्रति उसमें श्रद्धा भाव होता है। टोटम कोई पशु या पौधा होता है। आत्मवाद क्या है। आत्मवाद प्रत्येक जीवित जाति के अंदर किसी पराभौतिक वस्तु आत्मा की अवस्थिति में विश्वास करता है। यह पराभौतिक वस्तु शरीर की मृत्यु के उपरांत भी जीवित रहती है। संस्कारवाद क्या है। यह धर्म से संबंधित सामूहिक क्रिया है। उदाहरण आराधना करना, उपवास करना, नृत्य करना, संगीत गाना, घुटने टेकने इत्यादि। अंधविश्वास शाब्दिक अर्थ क्या है। आंखें मूंद कर विश्वास कर लेना, बिना जाने समझे विश्वास करना। सामाजिक तौर पर पुरानी रूढ़िवादी विचारों से प्रभावित होकर किए जाने वाले कार्य जिनमें तर्क विज्ञान का अभाव होता है। उदाहरण के लिए बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ अशुभ होता है, ऐसा माना जाता है। पंच महायज्ञ, तो पंच महायज्ञ हैं, देव यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, पितृयज्ञ है, भूत यज्ञ है और मनुष्य यज्ञ। पुरुषार्थ क्या है, उसके उद्देश्य क्या है और प्रकार बताएं। पुरुषार्थ अर्थात पुरुष के लिए जो अर्थपूर्ण है, जो अभीष्ट सत्य है, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पुरुषार्थ है। वेदों में मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ जीवन में उस सार्थक जीवन शक्ति का द्योतक है जो व्यक्ति को सांसारिक सुख भोगने के बीच अपने धर्म पालन के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का या मोक्ष की राह दिखलाता है। धर्म तो वह साधन है जो मनुष्य द्वारा अर्थ और काम के उपयोग को मर्यादित करता हुआ उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। अर्थ तो मात्र धन संपदा मुद्रा ही अर्थ नहीं है, अपितु यह भौतिक सुखों की सभी आवश्यकताओं और साधनों का द्योतक है। काम का तात्पर्य है कामना या इच्छा से। वस्तुतः यह वह कर्तव्य है जिसके माध्यम से मनुष्य संतान उत्पत्ति तथा उसके पालन पोषण की जिम्मेवारी का निर्वाह करता है। समाज के अस्तित्व व निरंतरता एवं सफल जीवन हेतु काम अनिवार्य है, लेकिन इसका निर्वाह सामाजिक और धार्मिक मूल्यों के तहत होना चाहिए। मोक्ष तो संबंध क्या है, आत्मा से है, यह जीवन का परम लक्ष्य होता है। मोक्ष आध्यात्मिक सिद्धि है, आत्मा के सर्वोच्च विकास और अपने सच्चे स्वरूप की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। या मोक्ष क्या है, उन्नत आनंद की प्राप्ति तथा संसार के समस्त झंझटों से छुटकारा मोक्ष है। कार्य सिद्धांत क्या है, यह हिंदू सामाजिक संगठन का प्रमुख आधार है। इस सिद्धांत के अनुसार शुभ कार्यों का फल शून्य और अशुभ कार्यों का फल अशुभ होता है। किए गए कर्म का फल नष्ट नहीं होता तथा बिना किए गए कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता। मनुष्यों को अपने लिए किए गए कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो ये काइंड ऑफ कर्मा थ्योरी है। व्हाट यू गिव यू रिसीव लेटर और सूनर। पुनर्जन्म का सिद्धांत, जिन कर्मों का फल मृत्यु से पूर्व भोग लिया जाता है वह तो समाप्त हो जाता है, परंतु जिनका पूरा फल नहीं भोगा गया होता है या जिनका फल बिल्कुल नहीं भोगा गया होता है वह कार्य या प्रारब्ध मनुष्य के नए जन्म या पुनर्जन्म के आधार होते हैं। कर्म के प्रकार बताइए। कर्म प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला संचित कर्म यानी एक्यूमुलेटेड कर्म होते हैं, इसका संबंध अतीत के जीवन से होता है। ऐसे कर्म जो अतीत के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। प्रारब्ध तो ऐसे कर्म जिनका फल मिलना अभी प्रारंभ हो चुका। तो ये आपका डेस्टिनी क्या है, ऐसा टाइप। संचयमान कर्म, ये वर्तमान में किए गए कर्म होते हैं जिनका फल भविष्य में प्राप्त होता है। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं परिभाषा, जिस व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता के आधार पर कर्म का वर्णन करता है यह वर्ण व्यवस्था कहलाता है या कहलाती है। प्राचीन समय में भारतीय समाज के 4 वर्ण निर्धारित किए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वर्ण समाज को सन्मार्ग पर ले जाने वाले ब्राह्मण हैं जो अपने उदात्त विचारों, दीर्घकालीन अनुभव और ज्ञान से समाज का नेतृत्व करते हैं। ब्राह्मण के 8 प्रमुख कर्तव्य होते हैं। पहला अध्ययन, दूसरा अध्यापन, तीसरा यज्ञ, फिर याजन, फिर दान, फिर प्रतिग्रह यानी दान लेना। क्षत्रिय वर्ण तो प्राचीन समय में क्षत्रिय ही राजा का पद प्राप्त करते थे और वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य होता था। प्रजा की रक्षा में निपुण, शूर, पराक्रमी, दुष्टों का दमन करने में समर्थ व्यक्ति को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रियों के कर्तव्य प्रजा पालन, धर्म युद्ध, न्याय सम्मत कार्य करना, शासन, दान, यज्ञ, विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना। वैश्य वर्ण समाज के भरण पोषण का कार्य वैश्यों को करना होता था। परिभाषा, देवता, गुरु भगवान के प्रति भक्ति, धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थों का शोषण, उद्योगशीलता,
पशु संरक्षण, कृषि, धन संग्रह आदि कार्यों को करने के स्वभाव वाला, पवित्र आचरण करने वाला, वेद अध्ययन करने वाला व्यक्ति वैश्य है। शूद्र, तो शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से बताई गई है। शरीर में जो स्थिति पैरों की है वही समाज में शूद्रों की है। शूद्र समाज के अन्य वर्गों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में अपेक्षित सहायता करते हैं। आश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आश्रम व्यवस्था, आश्रम शब्द श्रम धातु से बना है। इसका सामान्य अर्थ है परिश्रम करना, मेहनत करना या उद्योग कार्य करने से होता है। आश्रम का है रुकने या विश्राम करने के स्थल, जहाँ कुछ समय विश्राम करने के पश्चात व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति की ओर पुनः अग्रसर होता है। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य आश्रम। ये 0 से 25 वर्ष तक होता है। यह आश्रम व्यवस्था का पहला चरण है। इस व्यवस्था में प्रमुख धर्म है ब्रह्मचर्य व्रत पालन और विद्याध्ययन, भिक्षाटन, संध्या व्यायाम और गुरु सेवा। यह आश्रम व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति है। ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम की सफलता का मूल मंत्र भी है। गृहस्थ आश्रम ये 25 से 50 वर्ष के बीच में होता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम, इससे व्यक्ति तीनों ऋणों से मुक्त हो सकता है। यह आश्रम कर्तव्य परायणता का स्तर होता है। इसी पर तीनों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम का सामंजस्य कर उपभोग किया जा सकता है। आश्रम व्यवस्था के उद्देश्य व्यक्ति की शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना, एक विशेष आयु में व्यक्ति की क्षमताओं का उचित व परिष्कृत रूप में उपयोग करना, समाज को संगठित करना तथा व्यक्ति को समाज से सक्रिय रूप से संबद्ध करना, सामाजिक संघर्ष व व्यक्तिक तनावों से मुक्ति दिलाना, हिंदू दर्शन में वर्णित जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना, व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास करना। वानप्रस्थ आश्रम, तो जिसे 50 से 70 वर्ष तृतीय आश्रम कहा जाता है। व्यक्ति की प्रवेश आयु 50 वर्ष। इसमें व्यक्ति सांसारिक मोह त्याग कर वन की ओर प्रस्थान करता है, जिसमें इंद्रियों पर नियंत्रण, समता का भाव, पवित्र जीवन और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति का महत्व था। संन्यास आश्रम 75 वर्ष के पश्चात। तो आश्रम व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य है ये। इस आश्रम का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। इसमें मोह, माया, लिप्सा, भावनाओं आदि का पूर्णतः त्याग कर ईश्वर में लीन होना होता है। प्रवेश की आयु 75 वर्ष होती है, 75 वर्ष होती है, 75। आश्रम व्यवस्था का महत्व लिखें। क्या महत्व है? इससे व्यक्ति की विभिन्न अवस्थाओं का विकास होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति के बौद्धिक और मानसिक विकास को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इसके माध्यम से जीवन में कर्म को प्रधान बनाया जाता था। यह मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए एक शिक्षण स्थल था। संस्कार क्या है? संस्कार साधारण अर्थ क्या है? संस्कार का शुद्धिकरण, स्वच्छता या परिष्कार, जीवन की संपूर्णता की प्राप्ति के क्षेत्र में अपने को क्रमशः शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही संस्कार कहलाता है। फिर संस्कारों की संख्या प्राचीन समय में 40 थी, वर्तमान में 16 हो गई है। संस्कारों का महत्व क्या है? तो सामाजिक जीवन में धार्मिक विधि विधान, संस्कार व अनुष्ठान का अधिक महत्व रहा है। यह समाज में व्यवस्था बनाए रखते हैं। यह गोत्र के सदस्यों में एकता लाते हैं और इन्हें एक सूत्र में बांधे रखते हैं। एकता से सामाजिक संगठन मजबूत होते हैं। इनसे समूह से जुड़ने की भावना बनी रहती है। मानवतावाद क्या है? कम्युनिज्म, तो किसी धर्म, जाति, लिंग, आयु तथा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना सभी लोगों के कल्याण में समान रुचि रखना मानवतावाद ह्यूमनिज्म कहलाता है। ब्रह्मचर्य से क्या तात्पर्य है? ब्रह्मचर्य के प्रकार बताइए। 2 प्रकार के होते हैं, उप कुवारण, दूसरा है नैष्ठिक या अंतःवासी। तो उपकुवारण क्या है? वो ब्रह्मचारी जो वैदिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात समावर्तन संस्कार के माध्यम से आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरा है नैष्ठिक या अंतःवासी, तो वे जो अपनी वैदिक शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत गुरुकुल में ही रह जाते हैं, गृहस्थ आश्रम प्रारंभ नहीं करते। 3 ऋण कौन कौन से हैं? तो पहला है ऋषि ऋण। ऋषियों ने वैदिक साहित्य दिया है, इस ऋण से उऋण होने के लिए वेदों का अध्ययन करना चाहिए। दैव ऋण, इस भौतिक जगत की रचना देवताओं ने की है, अतः प्रकृति के संसाधनों का उपभोग हमें विवेकशील ढंग से करना चाहिए, तभी हम उऋण होंगे। और पितृ ऋण, धर्मानुसार विवाह कर संतान उत्पत्ति से ऋण से उऋण हो सकते हैं। 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं? ब्रह्म, देव, पितृ, अदिति और भूत। विवाह से आप क्या समझते हैं? विवाह तात्पर्य है वधु को वर के घर ले जाना। लूसी मेयर के अनुसार यह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। बोगार्डस क्या कहते हैं कि विवाह स्त्री और पुरुषों के पारिवारिक जीवन में प्रवेश की संस्था है।
फिर विवाह के प्रकार लिखे। दुनिया भर में समाजों में विवाह के 2 प्रकार प्रचलित हैं, पहला एकल विवाह, दूसरा बहुविवाह। तो एक समय में एक व्यक्ति एक ही स्त्री से विवाह करता है एकल विवाह में, या बहुविवाह 3 प्रकार का होता है। बहुपत्नी विवाह, एक स्त्री है ना, स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। बहुपति विवाह है, ये बहुपत्नी विवाह है। तो जब एक ही समय में एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है। और समूह विवाह। विवाह के नियम लिखें। विवाह के प्रचलित प्रकारों के आधार पर कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है। यह 2 हैं, अंतर्विवाह और बहुविवाह। अंतर्विवाह, इसमें एक जाति, जनजाति, समूह अथवा समुदाय के स्तर से ही समूह में विवाह करते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण में विवाह करेंगे तथा संथाल संथाल जनजाति में। बहुविवाह, तो यह नियम अंतर्विवाह के एकदम विपरीत होता है। व्यक्ति अपने समूह से बाहर के सदस्यों में अपना जीवन साथी चुनता है। एक व्यक्ति को अपने परिवार, गोत्र, प्रवर, पिंड के बाहर विवाह करना पड़ता है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से आप क्या समझते हैं? तो अनुलोम विवाह, जब उच्च वर्ण जाति कुल गोत्र के पुरुष का विवाह किसी निम्न वर्ण जाति कुल गोत्र की महिला से हो तो इसे अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह, ऐसे विवाह में लड़की उच्च जाति उपजाति कुल गोत्र की होती है तथा लड़का निम्न जाति उपजाति कुल वंश का होता है। जनजातियों में प्रचलित प्रमुख विवाह, पहला है चढ़ विवाह, दूसरा है पैठुल विवाह, फिर अपहरण, लमसेना, पठौनी, हट विवाह, बदमोल, उड़हरिया और फंगेली। हिंदू समाज में प्रचलित विवाहों के प्रमुख उद्देश्य लिखें। समाजों में विवाहों के उद्देश्य भिन्न भिन्न है। पहला यौन संतुष्टि, फिर आर्थिक संयोग और संतानों का सामाजिकरण या लालन पालन। बाल विवाह से आप क्या समझते हैं? किसी लड़के या लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है। कारण क्या है? लड़कियों को पराया धन समझा जाता है। विवाह पूर्व यौन संबंधों और गर्भधारण को रोकने के लिए गरीबी, लड़कियों की शिक्षा का निचला स्तर, सामाजिक परंपराएं एवं प्रथाएं संबंध में तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पारित किया गया। बाल विवाह रोकने के लिए, बाल विवाह रोकने के प्रमुख सुझाव लिखें। तो पहला है प्रमुख NGO चाइल्ड लाइन फाउंडेशन, जागरूकता फैलाना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को प्रोत्साहन देना, लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना, विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य करना। भारत में महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक लिखें। तो पहला है गरीबी, फिर कुपोषण, फिर माता पिता की निम्न आर्थिक स्थिति, अनेक प्रकार की सामाजिक पाबंदियाँ, पारिवारिक दबाव, उच्च शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति न मिलना और फिर सत्तात्मक समाज। प्रसार शिक्षा क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक व सामाजिक विज्ञान है जिसमें शोध से प्राप्त सामग्री, क्षेत्र अनुभव, सिद्धांत, तकनीकी आदि आते हैं। इन सभी को कोई भी व्यक्ति विद्यालय या विश्वविद्यालय में जाए बिना प्राप्त कर सकता है। यह अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली है। इसके अंग है शोध, शिक्षण, प्रसार कार्य, सेवा। नेक्स्ट है कि प्रसार शिक्षा की विशेषताएं लिखें। यह एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह एक शैक्षणिक विज्ञान है, यह ग्रामीण युवाओं और वयस्कों में वांछनीय बदलावों पर केंद्रित रहता है। इसका अर्थ है सामाजिक व आर्थिक विकास। यह ज्ञान कक्षाओं और विद्यालयों में जाए बिना प्राप्त हो सकता है। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? प्रौढ़ शिक्षा आती है, मैच्योर एजुकेशन आती है, प्रबंधन, मीडिया संचार, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शारीरिक विज्ञान और गृह विज्ञान। संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृताइजेशन क्या है? तो यमन श्रीनिवास के अनुसार जब कोई निम्न जाति या जाति समूह अपनी प्रथाओं और रीति रिवाजों को त्याग कर उच्च जाति विशेषकर ब्राह्मण के रीति रिवाजों और प्रथाओं को अपनाने का प्रयास करती है उसे संस्कृताइजेशन कहा जाता है। उप संस्कृतिकरण क्या है? सब संस्कृताइजेशन क्या है? जब कोई उच्च जाति अपने रीति रिवाजों और प्रथाओं को त्याग कर निम्न जाति के रीति रिवाजों और प्रथाओं को अपना लेती है तो उसे उप संस्कृतिकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए समय के साथ ब्राह्मणों ने अपने कर्मकांडी प्रथाओं का त्याग कर दिया। पुनः संस्कृतिकरण क्या है? तो संस्कृताइजेशन, जब कोई जाति या जातीय समूह शुरुआत में अपने आधुनिकीकरण के लिए किसी उच्च जाति की विचारधारा को अपनाता है परंतु कालांतर में पुनः अपनी संस्कृति या विचारधारा की तरफ लौट आता है तो उसे पुनः संस्कृतिकरण कहा जाता है। पश्चिमीकरण या पाश्चात्यकरण क्या है? जब पश्चिम के देशों से उनकी विचारधाराओं व मूल्यों को अपनी संस्कृति में लिया जाता है तो उसे वेस्टर्नाइजेशन या पश्चिमीकरण कहा जाता है। पश्चिमीकरण की विशेषताएं लिखें। तो पहला है यह अवधारणा नैतिक रूप से तटस्थ रहती है। यह अवधारणा व्यक्ति के एक हिस्से को प्रभावित करती है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति का दूसरा हिस्सा इससे अप्रभावित रहता है। यह अवधारणा तर्क पर आधारित है। इसकी प्रकृति व स्वरूप प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न रहती है। धर्मनिरपेक्षीकरण से क्या आशय है? तो यह एक पश्चिमी अवधारणा है, सेकुलराइजेशन।
इसके बारे में सर्वप्रथम बताया गया है जेम्स जैकब हॉली थोप ने बताया था। अर्थ क्या है? धर्म का राज्य से पृथककरण, स्टेट का रिलीजन से सेपरेशन। धर्मनिरपेक्षीकरण की भारतीय व्याख्या अन्य देशों से अलग है क्योंकि भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, वह हमारी संस्कृति सर्वधर्म संभाव पर आधारित। ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं बताएं। कृषि की प्रधानता, प्रकृति से निकटता, प्राथमिक संबंधों की अधिकता, सामाजिक एकरूपता, सामाजिक गतिशीलता। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था। सोशल सिस्टम क्या है? सामाजिक व्यवस्था मुख्य रूप से व्यक्तियों के आपसी संपर्क और संबंधों को बताता है। यह संबंध दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। किसी समाज की सामान्य विशेषताएं बताइए तो एक से अधिक सदस्य होते हैं, बृहद संस्कृति होती है, क्षेत्रीयता होती है, श्रम विभाजन होता है, काम होता है, सामाजिक संबंधों का दायरा होता है। फिर आधुनिक समाज की विशेषताएं बताइए तो भारी उत्पादन, उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग, महानगरों का विकास, नौकरशाही संगठन, तकनीकी विस्तार, शिक्षा एवं वैज्ञानिक चिंतन का प्रसार। सभ्यता से आप क्या समझते हैं? सभ्यता यानी सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन या सिविलाइज्ड। पत्ती लैटिन भाषा के शब्द सिविटास से हुई है। अर्थ क्या है? नगर अथवा नगर निवासी जो स्थायी रूप से एक स्थान पर रहते हैं, वे शिक्षित होते हैं तथा जिनका व्यवहार जटिल होता है। गिलिन और गिलिन संस्कृति का जो अधिक जटिल व विकसित रूप है वही सभ्यता है। मैकाइवर व पेंच क्या कहते हैं? सभ्यता उस संपूर्ण पद्धति व संगठन से संबंधित है जिसका मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के लिए निर्मित किया। तो सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं लिखें। सभ्यता से संबंधित प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला, सभ्यता का हस्तांतरण और प्रसार सरल है। सभ्यता में शीघ्र परिवर्तन होता है। संस्कृति का उच्चतम विकास सभ्यता है। मानव द्वारा निर्मित भौतिक वस्तुएं सभ्यता में शामिल होती हैं। सभ्यता मूर्त होती है। सभ्यता प्रगतिशील होती है। संस्कृति का क्या अर्थ है? संस्कृति का जन्म संस्कार से हुआ है। लैंडिस के अनुसार संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता और अस्तित्व को बनाए रखता है। कई विद्वान संस्कृति को पर्यावरण का निर्मित भाग मानते हैं। संस्कृति की विशेषताएं लिखिए। संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति सामाजिक होती है। संस्कृति के लिए संस्कृति आदर्श होती है। समाज के लिए संस्कृति आदर्श होती है। संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। संस्कृति मानव कृति है। संस्कृति का निर्माता मानव। संस्कृति व सभ्यता में संबंध बताइए। तो अनेक प्रकार के अंतर होने के बावजूद सभ्यता तथा संस्कृति परस्पर इतनी घुली मिली हुई हैं कि कभी कभी इनमें स्पष्ट या सटीक अंतर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती भी हैं और प्रभावित होती भी। मैकाइवर व पेज के अनुसार संस्कृति व सभ्यता में संबंध। सभ्यता संस्कृति की वाहक है। सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। सभ्यता की दिशा को संस्कृति प्रभावित करती है। सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है। कुटुंब न्यायालय क्या है? तो पारिवारिक विवादों के निराकरण के लिए गठित विशेष प्रकार के न्यायालय हैं। इनका गठन कुटुंब न्यायालय अधिनियम, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के अंतर्गत किया गया है। यह न्यायालय विवाद, तलाक, भरण पोषण, संरक्षण तथा पति पत्नी से संबंधित विवादों का निराकरण करते हैं। सभ्यता व संस्कृति में अंतर बताइए। तो सभ्यता का प्रसार चारों ओर होता है। संस्कृति का प्रसार केवल एक ही दिशा में होता है। सरलता से सभ्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है। संस्कृति का मूल्यांकन जटिलता से होता है। सभ्यता के प्रति मानसिक लगाव नहीं होता, मानसिक लगाव होता है संस्कृति के प्रति। सभ्यता में रेखीय परिवर्तन होता है ना। संस्कृति में चक्रीय परिवर्तन होता है। यह मूर्त अवस्था में होती है, यह अमूर्त अवस्था में होती है। सभ्यता साधन है, संस्कृति साध्य। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं तो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिज्म है, फिर सहिष्णुता है, टॉलरेंस है, ग्रहणशीलता है, रेसिप्रोसिटी है, संयुक्त परिवार प्रणाली, प्राचीनता, विविधता में एकता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी और वर्णाश्रम व्यवस्था। गैर सरकारी संगठनों की सामुदायिक विकास में भूमिका। भारत जैसे विकासशील देशों में विकास प्रक्रिया में सरकार द्वारा अनेक कार्य अधूरे छोड़ दिए जाते हैं। इन्हीं कार्यों को एनजीओ द्वारा पूरा किया जाता है। भूमिका क्या है? सामाजिक बुराइयां दूर करने में, परिवार के प्रति जागरूकता फैलाने में, सामाजिक बुराइयों के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करने में, पुनर्वास व कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इनका प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 से किया जाता है। तो देश क्या था? देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से ग्रामीण सामाजिक संरचना में कौन से परिवर्तन आए? ग्रामीण क्षेत्रों में युवकों का नगरों की ओर प्रवसन,
संयुक्त परिवार का विघटन, कृषि में विविधीकरण, समाज में नए वर्गों का उदय हुआ। संप्रदाय, एक ही धर्म की अलग अलग परंपरा या विचारधारा मानने वाले वर्ग या किसी विशेष मत या विचारों को। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास से क्या आशय है। तो आशय समुदाय के विकास से है, एक ऐसी प्रणाली जो सामूहिक रूप से आर्थिक, सामाजिक व सर्वांगीण विकास के लिए सरकार के कार्यक्रमों को अपनाने में सहयोग करती है। उद्देश्य क्या है? संपूर्ण समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। प्रसार, शिक्षा प्रक्रिया के प्रमुख चरण बताइए। 4 चरण हैं: आवश्यकता निर्धारण, कार्यक्रम योजना, कार्यक्रम निष्पादन और कार्यक्रम मूल्यांकन। प्रसार शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत: रुचि और आवश्यकता का सिद्धांत, सांस्कृतिक विभिन्नता का सिद्धांत, प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत, नेतृत्व सिद्धांत, संतुष्टि सिद्धांत, काम करने में सीखने का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत। औद्योगिक समाज क्या है? 18वीं शताब्दी के मध्य जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तब यह समाज अस्तित्व में आया। विशेषता क्या है? स्वतंत्रता, व्यक्तिगत और व्यक्तिगतता का विशेष महत्व है। इसमें धर्मनिरपेक्ष मूल्य प्रभावशाली होते हैं। ऐसे समाज अन्वेषण आविष्कार का केंद्र होता है। धार्मिक रूढ़िवादी का अभाव होता है। उत्तर औद्योगिक समाज, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, ऐसे समाज में तकनीक का प्रयोग अत्यधिक होगा। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ जाएगी। उत्पादन संबंधी कार्य स्वचालित मशीनों के द्वारा किया जाएगा। कृषि कार्यों में भी मानव श्रम का महत्व घटेगा। ऐसे समाजों में अर्थव्यवस्था व प्रौद्योगिकी अधिक विकसित प्रकार की होती है। गर्भाधान संस्कार, पहला संस्कार तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश उपरांत प्रथम कर्तव्य। उद्देश्य क्या है? श्रेष्ठ, गुणवान, चरित्रवान और सुंदर संतान की उत्पत्ति। शुभ मुहूर्त में विधिपूर्वक स्त्री व पुरुष के शारीरिक मिलने से गर्भधान संपन्न करना। पुंसवन संस्कार क्या है? तो गर्भधारण के 3रे माह में होता है ना। उद्देश्य क्या है? गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य विकसित होना और पुत्र प्राप्ति की कामना। पुंसवन यानी पुरुष का जन्म। सीमांतोन्नयन क्या है? तो बालों को ऊपर उठाना। गर्भधारण के 8वें माह में संपन्न होता है। उद्देश्य गर्भस्थ शिशु व माता के स्वास्थ्य की रक्षा तथा पीड़ा रहित प्रसव की कामना। जात कर्म संस्कार, शिशु जन्म के तुरंत पश्चात। उद्देश्य क्या है? शिशु की अशुभ शक्तियों से रक्षा करना तथा उसके दीर्घायु व अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना। नवजात शिशु को 2 बूंद घी तथा 6 बूंद शहद का मिश्रण अभिमंत्रित कर चटाना। माता व शिशु को स्नान कराना और माता द्वारा शिशु को प्रथम बार दुग्धपान करवाना। नेक्स्ट है नामकरण संस्कार, शिशु जन्म के 12वें दिन। उद्देश्य क्या है? शिशु को नाम द्वारा पहचान प्रदान करना, उसके जीवन को निष्कंटक बनाना। फिर वर्ष, मास, दिन, नक्षत्र और कुल नाम के आधार पर बच्चे का नामकरण करना तथा यज्ञ व भोज का आयोजन करना। निष्क्रमण संस्कार, शिशु जन्म के 4थे मास में। उद्देश्य क्या है? शिशु को बाह्य वातावरण के संपर्क में लाना तथा उसे सूर्य के तेज व चंद्रमा की शीतलता से अवगत कराना। शिशु को सूर्य व चंद्रमा की ज्योति दिखलाना तथा देवी देवताओं के दर्शन कराना। अन्य प्राशन संस्कार, तो शिशु जन्म के 5वें 6वें माह दांत निकलने पर। उद्देश्य क्या है? शिशु को अन्न व ठोस आहार प्रदान कर उसका शारीरिक मानसिक विकास करना। शिशु को प्रथम बार अन्न अथवा ठोस खाद्य पदार्थ प्रदान करना तथा परिवारजनों का आशीर्वाद प्राप्त करना। मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार, तो शिशु जन्म के प्रथम वर्ष। उद्देश्य क्या है? शिशु के जन्म से प्राप्त बालों को अपवित्र मानकर साफ करना तथा बालों में चिपटे कीटाणुओं को नष्ट करना। शिशु के सिर के बाल पहली बार उतारना। कर्ण छेदन या कर्ण भेद संस्कार, तो शिशु जन्म के 3रे अथवा 5वें वर्ष होता है। उद्देश्य क्या है? बच्चे के स्वास्थ्य, श्रवण शक्ति और सौंदर्य में वृद्धि करना। शिशु के कानों के निचले हिस्से में छिद्र कर आभूषण पहनाना। विद्यारंभ संस्कार, शिशु के जन्म के 5वें वर्ष। उद्देश्य क्या है? बालक को अक्षर ज्ञान तथा विषयों का ज्ञान प्रदान करना, बालक को विधिवत शिक्षा प्रदान करना। यज्ञोपवीत या उपनयन या जनेऊ संस्कार, बालक के जन्म के 8वें वर्ष या ब्राह्मण, 11वें वर्ष क्षत्रिय और 12वें वर्ष वैश्य। तो उद्देश्य क्या है? बालक को असौच यानी अपवित्र अवस्था से शौच अवस्था यानी पवित्र में लाना। बालक को जनेऊ धारण करवाना, गुरु के संपर्क में लाना तथा ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण का स्मरण कराना। विद्यारंभ संस्कार क्या है? तो उपनयन संस्कार के बाद होता है। उद्देश्य क्या है? बालक को वेदों व धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान प्रदान करना तथा उसका समाजीकरण करना। बालक द्वारा गुरुकुल में जाकर ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करते हुए वेदों का अध्ययन करना। किसान संस्कार, तो बालक के जन्म के 16वें वर्ष में। उद्देश्य क्या है? शरीर की स्वच्छता और विद्या अध्ययन में लीन रहना। शुभ मुहूर्त में
सूर्य के उत्तरायण होने पर एक अनुष्ठान के तहत बालक के सिर व दाढ़ी के बाल साफ करना। समावर्तन संस्कार, तो बालक को 25 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि समाप्त करने पर फिर उद्देश्य क्या है? बालक को गृहस्थ आश्रम के लिए तैयार करना। बालक द्वारा गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण करके अपने घर के लिए विदा होना। विवाह संस्कार, तो ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष की समाप्ति के बाद उद्देश्य परिवार निर्माण और उसकी निरंतरता को बनाए रखना और सभी ऋणों से मुक्ति पाना। व्यक्ति का विवाह सुकन्या के साथ प्रचलित विधानों के माध्यम से संपन्न कराना। अंत्येष्टि या श्राद्ध संस्कार, मृत्यु के उपरांत संपन्न अंतिम संस्कार है। ये उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति की कामना। मृत्यु हो जाने पर उनके मृत शरीर को वेदोक्त रीति से चिता में जलाना। कुटुंब न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? वह मध्य प्रदेश में कुल कितने कुटुंब न्यायालय कार्यरत है? तो कौन से अधिनियम के तहत की गई थी? परिवार फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, फैमिली मतलब मैरिज न्यायालय अधिनियम 1984। मध्य प्रदेश में कुल परिवार न्यायालय 58 पुरुषार्थ का महत्व बताइए। तो मानव जीवन को संतुलित व सर्वांगीण विकास में सहायक, धार्मिक व सामाजिक कर्तव्यों के लिए प्रेरित करना, सामाजिकरण व सामाजिक नियंत्रण में भूमिका, सभी दुखों से छुटकारा दिलाने में सहायक, व्यक्ति की मानसिक शारीरिक और भावनात्मक संतुष्टि में सहायक। वर्ण व्यवस्था के दोष, तो इसमें श्रम और दान का असमान वितरण है। यह व्यवस्था व्यवहारिक रूप से वर्ण परिवर्तन की अनुमति प्रदान नहीं करती। यह व्यवस्था अमानवीय शोषण में सहायक है। यह मानवतावादी आदर्शों के विरुद्ध है। वर्ण व्यवस्था के माध्यम से जाति व्यवस्था का विकास हुआ है। यह व्यवस्था शक्ति व उच्च स्थिति के एकाधिकार की प्रवृत्ति के समर्थक होने के कारण असमान सामाजिक स्थिति के समर्थक है। मनुस्मृति में बताए गए विवाह के प्रकारों को वर्णन करो। तो वर्णन करा। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। पहला, ब्रह्म विवाह, ऐसे वर की तलाश की जाती है जिसे वेदों का ज्ञान हो। देव विवाह, इसमें एक पुरोहित के साथ कन्या का विवाह संपन्न किया जाता है। पुरोहित को कर्मकांडी ज्ञान होना आवश्यक है। आर्ष विवाह, तो आर्ष का अर्थ होता है ऋषि। तो जब एक ऋषि कन्या के पिता को गाय और बैल की जोड़ी देता है तो यह समझा जाता है कि वह विवाह का इच्छुक। कन्या का पिता उस ऋषि के साथ अपनी पुत्री का विवाह विधिवत तरीके से करवाता है। प्रजापति विवाह, तो यह ब्रह्म विवाह के समान ही है। इसमें वधु का पिता वर से सामाजिक व धार्मिक दायित्वों के निर्वाह की शपथ लेता है। असुर विवाह, इसमें वर पक्ष वधु पक्ष को एक निश्चित राशि या रकम देता है जिसकी एवज में विवाह संपन्न किया जाता है। प्रचलन पश्चिमी राजस्थान में। राक्षस विवाह, जिसमें व्यक्ति कन्या से बलपूर्वक विवाह किया जाता है। गंधर्व विवाह, तो यह गंधर्व विवाह, तो यह एक प्रकार का प्रेम विवाह है जिसमें माता पिता की अनुमति के बिना विवाह संपन्न किया जाता है। पिशाच विवाह, यह सबसे निकृष्ट यानी सबसे निम्नतर विवाह का प्रकार। इसमें लड़की से अचेत अवस्था में विवाह संपन्न किया जाता है। वर्तमान समय में अपराध की श्रेणी में आता है। समितियां क्या हैं? तो समितियां व्यक्तियों का समूह है। इसके निश्चित उद्देश्य होते हैं। यह एक औपचारिक संगठन होता है या नियमों को बना होता है या नियमों पर आधारित होता है। संस्था की परिभाषाएं बताइए। सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग हार्वर्ड स्पेंसर ने किया था। संस्था का, इंस्टीट्यूशन का। संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जा सकता है। संस्था का जन्म स्वतः होता है। संस्था में परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। मूल्य क्या होते हैं? मूल्य बताते हैं क्या उचित है वह महत्वपूर्ण है। मूल्य जीवन के उद्देश्यों को नियमित करते हैं, साथ ही उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए के बारे में भी बताते हैं। मूल्यों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो सार्वभौमिक होते हैं, सामुदायिकता होती है, नैतिक तटस्थता होती है, वांछनीयता होती है। प्रथा किसे कहते हैं? तो प्रथा जन रीतियों व रूढ़ियों का वह स्वरूप है जिसे समाज व्यवहारिकता व अनुभव के आधार पर स्वीकार करता है। फॉर एग्जाम्पल, बड़ों के पैर छूना, सती प्रथा और पर्दा प्रथा। प्रथाओं की विशेषताओं को बताइए। प्रथाएं समाज में व्यवहार करने की विधि हैं या समाज द्वारा स्वीकृत होती हैं। इसमें स्थायित्व होता है। प्रथाएं अलिखित और अनियोजित होती हैं। प्रथाओं का निर्माण नहीं होता वरन ये समय के साथ साथ विकसित होती हैं। समाज ही प्रथा का न्यायालय। कानून लॉ क्या होते हैं? तो कानून वे नियम हैं जिनके पीछे राज्य की शक्ति होती है। विशेषताएं, कानून तभी कानून है जब उनका उचित कानून निर्माणक सत्ता द्वारा निर्माण किया गया हो। कानून का उल्लंघन करने पर राज्य द्वारा दंड दिया जाता है। फिर कानून का निर्माण संसद द्वारा किया जाता है। इनको औपचारिक रूप से लागू किया जाता है। फिर सामाजिकरण क्या है? जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया बालक के जन्म से प्रारंभ हो जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। विसमाजीकरण किसे कहते हैं? तो अपनी व्यवहार पद्धति, मूल्यों, मानदंडों को भूलने की प्रक्रिया को डिसोशलाइजेशन कहा जाता है। सामाजिक व्यवस्था क्या है? सोशल सिस्टम क्या है? सामाजिक व्यवस्था
मुख्य रूप से व्यक्तियों के आपसी संपर्क या संबंधों को बताता है। यह संबंध दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। किसी समाज की समान विशेषताएं बताएं। एक से अधिक सदस्य होते हैं, सब विभाजन होता है, बृहद संस्कृति होती है, क्षेत्रीयता होती है, काम होता है, सांस्कृतिक संबंधों का दायरा होता है। ग्रामीण समाज तो जहाँ लोग किसके माध्यम से जीवन यापन करते हैं, संयुक्त परिवार होता है, जनमत की महत्ता होती है, अशिक्षा और भाग्यवादिता चरम पर होती है। नगरीय समाज तो वह समाज जहाँ जनसंख्या अधिक हो, व्यावसायिक विविधता हो और सांस्कृतिक विविधता विद्यमान हो। जड़ समाज ऐसे समाज जिनमें शिक्षा का प्रचार ना हो, व्यक्ति अंधविश्वासी व अज्ञानी होते हैं, भाग्यवादिता चरम पर होती है। आधुनिक समाज की विशेषताएं बताइए तो भारी उत्पादन, उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग, महानगरों का विकास, नौकरशाही संगठन, तकनीकी विस्तार, शिक्षा व वैज्ञानिक चिंतन का प्रसार। आदिम समाज से क्या समझते हैं? आदिम अथवा प्राचीन समाज सामान्यतः वह समाज होता है जिसमें वर्गों और जातियों के बीच कोई विभाजन नहीं होता है। इन्हें सरल समाज भी कहते हैं। दोस्तों, अपना ये यूनिट 4 समाप्त होती है, तो एक यूनिट और बची हुई है। इसके बाद पेपर 2 पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और पेपर 3 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों, और बने रहिए। सारी सीरीज पूरी होगी, थोड़ा सा धैर्य रखें और चीज़ों को अच्छे से किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।